आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट चैप्टर है वो हम क्यों पढ़ते हैं। अगर लाइट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करें उसका एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे बड़ी बात बता दूं कि आपके आसपास के जितने भी चीजें हैं जो आपको दिख रहा है उसके पीछे का एक ही फेनोमेना है, वो है साइंस का फेनोमेना जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन की बहुत सारे फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन के बारे में, इन सब के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में, वो भी बहुत कम टाइम लेते हुए। ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम है, आपके एग्जाम भी आ गए, एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स टाइप के हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत कम टाइम में हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज एक एक करके। ये हम यूज करने वाले हैं नोट्स, जिससे काम क्या होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारे पास टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे, लाइट। लाइट में क्या है, सबसे पहले जब लाइट चैप्टर आप पढ़ते हो तो लाइट चैप्टर के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए पहले से, कि लाइट की स्पीड क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड जनरली क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब एयर भी नहीं है, वैसी जगह लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, एक्चुअल में अगर ओरिजिनल वैल्यू की हम बात करें तो कुछ इस तरह से होता है 2997945 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से कुछ वैल्यू आता है, मीटर या किलोमीटर के लगभग में आता है 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर पर आवर होता है, कुछ इस तरह से होते हैं। लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं याद रखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में यही याद करनी है, कौन सा, वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एकदम याद कर लो अच्छे से, इसकी इस्तेमाल हम बार बार करने वाले हैं। ओके, और हाँ, अगर आपको वैक्यूम में इतना याद है, एयर में भी अप्रॉक्स वैल्यू आपको यही लेना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम और एयर दोनों जगह यही यूज करना है। एक दो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, यानी सीधी लाइन, लाइट हमेशा सीधी पाथ पे चलेगा। स्ट्रेट पाथ मतलब एकदम सीधी लाइन में चलेगा, ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। ये है कर्व पाथ, ये है स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ इसको कहते हैं। ठीक है, लाइट ऑलवेज किस में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट पाथ पे। ठीक है, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, साथ में समझते जाओ इसको, पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट पाथ, दिमाग में याद करते जाओ, एकदम साथ साथ खत्म करते चले जाएंगे। ओके, हाँ। सो दूसरा है कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स किस पे करता है, ऑन द मीडियम। लाइट की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम मतलब कौन सी मीडियम, जैसे वैक्यूम, वाटर, ग्लास। लाइट अगर ग्लास से पास हो रहा है तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, लाइट अगर वाटर से पास हो रहा है तो उसकी स्पीड कुछ और होगी। यानी अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना होता है कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम ऑफ लाइट का मतलब देखो, जनरली लाइट से जो है ना बहुत सारी रेज निकलते हैं। ठीक, रेज निकलते हैं। अब हम रेज के बारे में चर्चा तो नहीं करते। देखो एक्चुअल में एक सोर्स से बहुत सारे इनफाइनाइट रेज निकलते हैं, ये जनरली आपने कभी देखा होगा कहीं भी पिक्चर्स वगैरह में ये शो करता है। किसी भी सोर्स से जब लाइट निकल रही है तो ये रेज के फॉर्म में निकलता है। तो कह रहा है कि ये रेज ऐसा नहीं होता कि एक पीस निकल गए, दो पीस, ये पूरा बंडल के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो कह रहा है बंडल ऑफ एडजेसेंट लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। इज नॉट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बट ध्यान रखना कि बंडल ऑफ रेज को ही हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। एक साथ बहुत सारी रेज निकल रही है तो हम क्या कहते हैं, उसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, और ये बीम ऑफ लाइट कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं पैरेलल रेज। अगर बहुत सारी लाइन सीधी सीधी रेज आ रही है तो उसको आप क्या कहते हो, पैरेलल रेज। ये सीधी सीधी लाइन आ रही है, पैरेलल है। दूसरा आता है हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि अगर एक ही पॉइंट से बहुत सारे रेज निकल रही है तो उसे हम क्या करते हैं, डाइवर्ज करना, डाइवर्जेंट ऑफ द रेज। यानी सोर्स से, एक ही सोर्स से लाइट एमिट हो रही है। जैसे एग्जांपल आपके घर का बल्ब हो सकता है, हमारे घर का बल्ब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मान लो आपका बल्ब लगा हुआ है और बल्ब से बहुत सारी रेज निकलती है, तो आपको पूछा जाए कि बल्ब
किस रेज का एग्जांपल है? पैरेलल का, डाइवर्जेंट का, कन्वर्जेंट का? तो आप कहोगे डाइवर्जेंट रे, बिकॉज एक लाइट सोर्स से बहुत सारी रेज इस तरह से निकलते रहते हैं। ओके, डन इट। चलो, दूसरा हमारे पास है कन्वर्जेंट रे। कन्वर्जेंट रे होते हैं बहुत सारे रेज एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, तो उसे हम कन्वर्जेंट रे कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो, जैसे कि मान लो कि ये आपके घर का छत है और छत में एक छोटा सा होल, यहां पे जो सन से जो रेज आती है वो बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन क्या होता है कि इस लाइट इसके ऊपर कन्वर्ज होगा और कन्वर्ज होकर एक सीधी लाइन ड्रॉ करता है, यानी बहुत सारी रेज अगर एक ही पॉइंट पे मीट करता है उसे कन्वर्जेंट कहते हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, बहुत सारे रेज आते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आएंगे और सारे के सारे रेज कहां मिलेगा? सारे रेज फोकस पे मिल जाते हैं। तो आप कहोगे कि जब सारे रेज एक ही पॉइंट पे मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट रे। डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस आप ध्यान रखना, कन्वर्जेंट रे उसे कहते हैं जो बहुत सारे रेज अगर एक ही पॉइंट पे मिलता है तो उसे हम कन्वर्जेंट रे कहते हैं। बहुत सारे रेज अगर एक ही पॉइंट से एमिट होता है तो उसे हम डाइवर्जेंट रे कहते हैं। ओके, डन इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि एक लाइट सोर्स से कितने रेज निकलते हैं। एक लाइट सोर्स से जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं। कितने? इनफाइनाइट। आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एक सोर्स है आपके पास, लाइट सोर्स है, उससे कितने नंबर ऑफ रेज निकलते हैं? तो कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं। बट इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए। ये एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा हाउ मेनी रेज रिक्वायर्ड फॉर द इमेज फॉर्मेशंस, तो मिनिमम 2 रेज, मैक्सिमम और भी चाहिए लेकिन मिनिमम 2 रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। इस चीज को ध्यान रखना। इनफाइनाइट रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट बट ओनली 2 रेज इज नीडेड फॉर द इमेज फॉर्मेशन। ठीक, इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 2 रेज की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर है। यहां से एक क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता है कि कितने मिनिमम रेज होने चाहिए, तो 2 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जिस चैप्टर के हम डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या होता है, तो थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं तो यहां पे सोर्स क्रिएट हो रही है, लेकिन आपके घर में कोई भी चीज किसी भी वजह से दिख रहा है। जैसे कि आपके पास मान लो कि आपको एक नोटबुक दिख रहा है या एक बुक दिख रहा होगा, आपके घर का वॉल दिख रहा है, कलरफुल वॉल दिख रहा है, या फिर कुछ भी, आप रोड पे निकल तो बहुत सारी चीजें दिख रही। तो वो क्यों दिख रही, इसके बारे में तो हमने कभी चर्चा ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमारे पास आंख है इसीलिए दिख रही। नहीं, साइंटिफिक रीजन क्या है, कोई भी चीज हमें क्यों दिख रहा है? तो ये दिख होने के पीछे का एक ही लॉ है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेरा ये जैकेट ब्लू दिख रहा हो या ब्लैक दिख रहा हो, जो भी दिख रहा हो कलर, तो अगर कोई भी चीज आपको रेड दिख रहा है, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया, ये बुक आपको एक रेड कलर में दिख रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप कहोगे कि इस पे मतलब जो है लाइट का, जो व्हाइट लाइट होते हैं, जो 7 कलर से बना होता है, इसके ऊपर हमने 7 कलर को इंसिडेंट किया, लेकिन वो 7 कलर में से 6 कलर को वो खा चुका है। एक रेड कलर हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट किया, यानी इसके ऊपर जो हम 7 रेज भेजे, उस 7 रेज में से सिर्फ एक रेज रेड को रिफ्लेक्ट किया और बाकी सबको खा गए। तो वही रिफ्लेक्टेड रेड कलर हमारे आंख पे आता है और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट रेड दिखता है। जैसे आप कभी मार्केट में गए और कहते हो कि सर, दुकानदार को कहते हो भैया एक बार ब्लू कलर का टी शर्ट दे देना या जैकेट दे देना, तो आपको बता दूं कि साइंस कहता है इस दुनिया में कोई भी कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर इतने डिफरेंट कलर आप कैसे चॉइस करते हो? तो दिस इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें कलर दिखता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अब भी अगर मान लो अंधेरा है और आपके घर में डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, आप लाइट को बंद कर दो। जब लाइट ही नहीं रहेगा तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो कोई भी कलर हमें नहीं दिखने वाला है। तो क्लियर है? अगर आपको कोई पूछे कि आपको कोई भी चीज क्यों दिख रहा है, तो ये नहीं कि मेरे पास आंख है इसीलिए दिख रहा है, वो तो
अनपढ़ आदमी भी ऐसे जवाब दे सकते हैं। आपको बोलना है साइंटिफिक तरीका ये है कि किसी भी सोर्स पे लाइट जब इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस बैक, जैसे कि बॉल को किसी वॉल पे फेंक करके अगर रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी चीज हमें दिखता है। ठीक, तो फिलहाल डेफिनेशन की ओर हम चलते हैं। क्या होता है, तो यहां पे आता है व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करें तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it incident on the any surface, यहां पे लिखा है any surface is called reflection of light। ओके, तो कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि बाउंसिंग बैक, यानी जैसे हम किसी के लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्ट वापस करता है। जैसे वॉल पे किसी बॉल को मारो तो वो वापस आता है, बाउंस बैक करना। तो लिखा है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम इसे कहते हैं जनरली ये दो तरह के होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर। इसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे पेपर में नहीं है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो प्लेन सरफेस पे होता है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे होता है, और जहां पे इंसिडेंट रे जो ये आते हैं और रिफ्लेक्टेड रे ये हमेशा पैरेलल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे ये हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। किस में, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये ध्यान रखना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, पैरेलल होगा। किसके अंदर, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर। बाकी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पे होता है, जैसे कि आपने इसके ऊपर में बहुत सारी लाइट इंसिडेंट की, बाकी ये पैरेलल नहीं है, एक उधर भाग रहा है एक उधर, तो ये आप कह सकते हो कि इररेगुलर रफ सरफेस पे होता है। और रेगुलर कहां से होता है, स्मूथ सरफेस पे। आप कहोगे रेगुलर में क्लियर इमेज बनता है और इररेगुलर में नॉट अ क्लियर इमेज इज फॉर्म। डन है, चलो जी हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, दो तरह के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, देखो किसी भी मेटल सोर्स पे, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर, जैसे एक हमने प्लेन मिरर हुआ, इसके ऊपर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, जिसके बीच से हम एंगल फाइंड आउट करोगे। अगर आप जितनी एंगल पे लाइट को आप इंसिडेंट करवाओगे उतनी ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मान लो आपने 30 डिग्री एंगल पे नॉर्मल के साथ आपने लाइट को इंसिडेंट किया तो वो 30 डिग्री एंगल से ही क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो आपको ऐसे लिखना, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला, ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब अगर ये बोर्ड है तो बोर्ड पे ही सारा रहेगा। लेकिन अगर मैं यहां से टॉर्च जलाऊं तो ये लाइट भी इधर ही आएगा, यानी इस प्लेन की बात करेंगे तो इसी प्लेन में आएगा। अगर ये मिरर ऐसा है और मिरर को उल्टा करके हमने ऐसे लाइट जलाएंगे तो लाइट भी ऐसे ही आएगा। उसको कहते हैं, एक ही प्लेन की बात करते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरी बात, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट लॉ है, ये ध्यान रखना, इसको याद रखना। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद होना चाहिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।